हेलो एवरीवन। आज हम फाइल प्रोसेसिंग इन सी लैंग्वेज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि एक फ़ाइल क्या होती है और फाइल की प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग से क्या मतलब है। देखिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फ़ाइल क्या होती है और आप में से ज़्यादातर लोगों को, सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि फ़ाइल क्या है। अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो फाइल हमारी जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यानी डाटा को स्टोर करने के लिए जब आप कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोरेज करना चाहते हैं डाटा का, तो आप एक फाइल के फॉर्म में ही उसे सेव कर सकते हैं, भले ही वो डाटा आपका एक वर्ड में हो या एक से ज़्यादा वर्ड या कितना भी कंटेंट हो। जब डाटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बिना फाइल बनाए उसे सेव कर सकें। तो फाइल्स हमारी कलेक्शन ऑफ स्टोरेज होती हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो फाइल्स की हम बात कर रहे हैं या फाइल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल फाइल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, जब आपने सी लैंग्वेज में अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग की उसमें आपने नंबर्स ऑफ फाइल्स बनाई, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपने डिफरेंट फाइल्स, आपने जितने प्रोग्राम बनाए इनफैक्ट आपने उतनी फाइल्स बनाई। और ध्यान रखते हुए इस बात का आपने काम किया कि जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, सेव करते समय उसे डॉट सी एक्सटेंशन आपने दिया, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस फाइल का ट्रीटमेंट एक प्रोग्रामिंग फाइल की तरह, एक सी लैंग्वेज की फाइल की तरह ट्रीटमेंट उसका रखे और वो फाइल जो है एक सी लैंग्वेज की प्रोग्राम फाइल की तरह कंसिडर की जाए। एक प्रोग्राम फाइल का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई फाइल जिसमें उस लैंग्वेज की कोडिंग की जाती है। जैसे सी लैंग्वेज का है तो सी लैंग्वेज की कोडिंग की जाएगी, कोई और लैंग्वेज है जैसे जावा है या पाइथन है तो उसकी कोडिंग की जाएगी। लेकिन उसमें सिर्फ कोडिंग होती है और उस कोडिंग का एग्जीक्यूशन हम तब कर पाते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, जिस फाइल में आप अपनी कोडिंग लिखते हैं, वो फाइल है और वो लिखा हुआ कोड आपका सोर्स कोड कहलाता है। कंपाइल होने के बाद जब आप अपने आउटपुट विंडो को पहुंचते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। जब आप आउटपुट विंडो पे पहुंचते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स आपने ऐसा किया है कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी है, यानी आपने इनपुट लिया है बाहर से। किसी प्रोग्राम में आपने यूजर से उसका नाम, उसकी एज मांगी, किसी प्रोग्राम में आपने स्टूडेंट से उसका नाम, उसके मार्क्स मांगे, किसी प्रोग्राम में आपने एम्प्लॉय से उसका नाम, उसकी आईडी नंबर, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट मांगा। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आपने बनाए जिसमें बहुत थोड़ा डेटा भी मांगा, जैसे किसी एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन ली, या फिर आपने बहुत सारा डेटा लिया, जैसे कि एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के नाम ले लिए या उनके रोल नंबर लिए, जैसे हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह में काम करके देखा है। लेकिन एक चीज तो आपने रियलाइज की कि जब भी आप इनपुट लेते हैं और अपना आउटपुट दे देते हैं, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम और आप अपने प्रोग्राम विंडो मतलब सोर्स कोड में वापस आ जाते हैं, तो जब भी आप दोबारा उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो इनपुट दोबारा देना पड़ता है। भले ही आपने इससे पहले प्रोग्राम को रन कराया था और 10 बच्चों के नाम और उनके मार्क्स डाले थे, लेकिन जब आप प्रोग्राम से बाहर आए तो वो जो डेटा आपने स्टोर किया था वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो डाटा कहीं स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा डिफॉल्ट नेचर होता है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बाहर आते ही मेमोरी वो सारी जो है रिलीज हो जाती है और वो डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर आप हर बार यही काम कर रहे हैं तो नेचुरल है कि हर बार ये काम करने में पहली बात तो वो काम बहुत मोनोटोनस हो जाता है, आप बोर फील करने लगते हैं, और फिर हर बार आपको डेटा फीड करना पड़ता है, तो आप अवॉइड करते हैं कि हम वो प्रोग्राम रन करें। और परमानेंट स्टोरेज की अगर हम बात करें तो फिर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जैसे किसी बैंक की अगर ब्रांच को ही हम कंसिडर करें, मान लीजिए कोई बैंक है और उसकी एक छोटी सी ब्रांच एक छोटे से गांव में ही खोल दी गई, और उस गांव में ज्यादा नहीं, केवल 100 लोग उस बैंक के कस्टमर्स हैं। तो अगर बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, तो जब सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो अकाउंट होल्डर का नाम, उसका एड्रेस, सपोज उसका यूआईडी नंबर और उसका अकाउंट की डिटेल्स ली जाए, तो जब भी वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन होगा तो पहले पता चला कि वो 100 कस्टमर का नाम ही मांग रहा है। हर बार वो इनपुट मांग रहा है, नाम देना पड़ रहा है, आपको अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ रही हैं और उसकी आईडी डिटेल्स देनी पड़ रही हैं। तो ऐसा करने से नुकसान ये है, पहली बात कि बहुत टाइम वेस्ट होगा, और दूसरी चीज ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी मीट हो ही नहीं पाएगा। सपोज आप लोगों का बैलेंस कैलकुलेट करके प्रिंट कराना चाहते थे तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले आप इनपुट ही करते रहेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल हमारा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिस डेटा को हम फीड करते हैं और अगली बार भी हम चाहते हैं कि वो डेटा हमारा कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर हो जाए और उस डेटा को हम आगे यूज कर सकें, तब हमें सी लैंग्वेज में भी फाइल्स बनानी पड़ती हैं जो कि एक प्रोग्राम फाइल से डिफरेंट होती हैं। और उन फाइल्स को बना के उन फाइल्स पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी को हम फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि एक फाइल क्या है। सभी को पता चल गया है कि एक कंटेनर होता है कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस में, यानी
स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, जो भी स्टोरेज डिवाइस में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं। फाइल एक कंटेनर की तरह काम करती है जिसमें डाटा का स्टोरेज होता है। जब कोई प्रोग्राम टर्मिनेट किया जाता है, यानी आप प्रोग्राम से बाहर आते हो, एग्जीक्यूशन खत्म होता है, एंटायर डाटा इज लॉस्ट, उसका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइल में डाटा स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व योर डेटा इवन इफ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अगर आप डाटा को फाइल में स्टोर कर रहे हैं तो प्रोग्राम के टर्मिनेशन के बाद भी आपका डेटा प्रिजर्व्ड रहता है, सेव्ड रहता है, सेफ रहता है, और आप उस पर फर्दर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू हैव टू एंटर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, अगर आपको बहुत सारा डेटा फीड करना है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एंटर देम ऑल। पहली बार भी अगर आप उसे फीड कर रहे हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, और अगर आपको बार बार यही काम करना पड़ा तो जाहिर सी बात है कि फिर आप काम करने से बचेंगे। हाउएवर, इफ यू हैव अ फाइल कंटेनिंग ऑल द डाटा, पर यही डेटा जो आपको पहली बार फीड करने में बहुत समय लगा, यदि उसको एक फाइल में आप स्टोर कर लें, देन you can easily access the contents of the file using a few commands in C। तब उस फाइल के कंटेंट्स को इजीली देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको कुछ कमांड्स की मदद लेनी पड़ेगी, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। You can easily move your data from one computer to another without any changes। और इसके आधार पर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और डेटा में कोई अपडेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। एक फाइल की क्या नीड है, बेसिकली हम क्यों ही फाइल यूज कर रहे हैं। द ऑपरेशंस यूजिंग सी प्रोग्राम आर डन ऑन अ प्रॉम्प्ट और अ टर्मिनल विच इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। अभी तक आपने सी लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए, आपने देखा कि वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं वो टर्मिनल विंडो या आउटपुट विंडो जिसे हम कहते हैं उसमें होते हैं, और उसमें जो भी आप डाटा फीड करते हैं वो कहीं भी स्टोर नहीं होता है। But in the software industry, most of the programs are written to store the information fetched from the program। और अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, तो हर प्रोग्राम इसी उद्देश्य से लिखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से मिली है, प्रोग्राम को चलाने पर मिली है, वो इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाए, सेव हो जाए, ताकि हम उसका आगे यूज कर सकें। One such way is to store the fetched information in a file। और डेटा को स्टोर करने के लिए आपको फाइल का के रूप में आपको डेटा को स्टोर करना ही पड़ेगा। ये एक तरीका है जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब क्या क्या आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब जैसे हम बार बार बोल रहे हैं फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग, तो फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग का मतलब है वो टास्क जो हम फाइल पे परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं फाइल के साथ। सबसे पहले तो है क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल, आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि कोई फाइल पहले से बनी है उसे आप ओपन कर सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। राइटिंग टू अ फाइल, फाइल के अंदर डेटा लिख सकते हैं। मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, एक फाइल में रहते हुए फाइल की एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, माने इस रिकॉर्ड से उस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। और लास्ट है क्लोजिंग अ फाइल, किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, फाइल में लिखना और फाइल में मूव करना, और फाइनली फाइल को क्लोज करना, ये वो सारे टास्क हैं जो किसी फाइल पर हम परफॉर्म करते हैं। और यही टास्क जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए या बाकी के टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें फिर कुछ नए फंक्शंस इस्तेमाल करने होंगे, कुछ नए फंक्शंस को सीखना होगा, क्योंकि ये सब काम करने के लिए हमें पहले से सी की लाइब्रेरी में बहुत से फंक्शंस पड़े हुए हैं, ऑलरेडी सेव्ड हैं, बस उनका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखा भी है, बताया भी है कि अगर आप कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो एक फंक्शन है एफ ओपन, आपको वो यूज करना है। कोई बनी हुई फाइल खोलने के लिए भी एफ ओपन यूज करना है। फाइल से डेटा को रीड करने के लिए एफ स्कैनफ या एफ गेटस यूज कर सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए एफ प्रिंटफ और एफ टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। लोकेशंस को लोकेट करने के लिए यूजुअली हम एफ सीक फंक्शन का यूज करते हैं। सीक का मतलब ही होता है पता लगाओ, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए फाइल, तो लोकेशन पे एक्चुअली जाने के लिए यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर बनाते हैं, और फाइल पॉइंटर को ही हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, और ये काम आप एफ फंक्शन से करेंगे। और लास्ट में एफ क्लोज फंक्शन है जो कि किसी भी फाइल को क्लोज करने में हमारी हेल्प करता है। अब एक फाइल को आप कितने मोड्स में ओपन कर सकते हैं, मतलब कितने मोड्स में यूज कर सकते हैं। तो मोड्स एक्चुअली हैं क्या, देखिए फाइल को यूज करने का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, फाइल को ओपन करने का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है,
ये चीज मोड्स पे डिसाइड होती है या मोड्स की मदद से डिसाइड होती है। हम फाइल खोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे सिर्फ रीड करना चाहते हैं। हम फाइल खोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें कुछ नया डेटा ऐड करना चाहते हैं। हम फाइल खोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि हम उसमें जो है केवल डेटा को क्या नाम है बस पढ़ना चाह रहे हैं या केवल लिखना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके लिए हम फाइल को ओपन करते हैं। तो वो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही कहलाते हैं मोड्स। तो पहला मोड है आर मोड। आर मोड का मतलब ये रीड। तो क्यों हम आर मोड का कब यूज करते हैं? एफ ओपन फंक्शन के साथ यूज होगा जब हम कोई भी टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। रीड मोड का मतलब ये है कि उसमें आप कुछ नया लिख नहीं रहे, लेकिन आप उसमें जो भी लिखा हुआ है, जो डेटा उसके अंदर पहले से पड़ा है, उसे आप रीड कर सकते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू मोड में अगर आप खोलते हैं तो फाइल में राइट मोड, यानी आप फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप राइट मोड में यूज करते हैं। और ए जो होता है वो अपेंड मोड होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात का, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपेंड का मतलब ही होता है एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड टू द एंड ऑफ द फाइल। यानी अगर आपने कोई फाइल बनाई और उसमें सपोज आपने 50 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं, बना रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन आज अगर आपसे कहा जाए कि उसमें अपेंडिंग करो, अपेंडिंग का मतलब ये है कि लास्ट में एक नया रिकॉर्ड ऐड करें, तो आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैम ने बताया कि एक एफसीक फंक्शन होता है, और उस एफसीक फंक्शन से हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है हम एक पॉइंटर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो हम एफसीक फंक्शन का यूज करेंगे और फाइल का पॉइंटर जहाँ पे होगा वहीं पे हम नया रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। कोई जरूरी है कि हम लास्ट में ऐड करें, लेकिन ध्यान रखिएगा सी लैंग्वेज में अपेंड आप कर ही नहीं सकते कहीं और पर। आप लास्ट में ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, बीच में कोई नया रिकॉर्ड आप ऐड नहीं कर सकते एज फार एज अ फाइल इज कंसर्न। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि हम लिखना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, माने अगर जो लिखा हुआ है पहले से वो इन्फॉर्मेशन तो हम रीड करना चाहते हैं, पर कुछ नया अगर हमें डेटा उसमें लिखना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो अगर ये काम हम रीड और राइट दोनों मोड के लिए कर रहे हैं तो आर प्लस का भी यूज कर सकते हैं और डब्ल्यू प्लस का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही। और नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम ए प्लस का यूज कर सकते हैं। तो प्लस का मतलब ये है कि कम से कम आप दो मोड्स एक्टिव कर रहे हैं, दो काम एक साथ आप करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे मोड्स हैं, कैसे यूज होंगे ये हम अपने अगले सेशन में सीखेंगे, का अपना एक सिंटैक्स है जो हम देखेंगे। इसके बाद अगला मोड है हमारा आरबी मोड। देखिए इससे पहले अगर हम आप देखें, आप ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले जो आपको दिखाया था तो उसमें हमने ये ओपनिंग, ये रीडिंग, राइटिंग जो कुछ है ये किस तरीके की फाइल में बताया? टेक्स्ट फाइल में बताया। लेकिन अभी हम देखें तो अब जो बात कर रहे हैं हम आपकी बाइनरी फाइल में कर रहे हैं। तो वही मोड है, देखिए आर मोड है, डब्ल्यू है, ए मोड है। आर मोड है, डब्ल्यू आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे साथ में बी लग गया है। क्यों? क्योंकि जब आप एक टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं तो नॉर्मल आपको आर डब्ल्यू ए या आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस लिखना है, लेकिन अगर आप वही काम एक बाइनरी फाइल में कर रहे हैं तब आप आर बी डब्ल्यू बी ए बी या आर बी प्लस डब्ल्यू बी प्लस ए बी प्लस का यूज करेंगे। तो बी का मतलब ये कि कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप एक बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं। बाइनरी फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं ये हम आगे देखेंगे। अब एक फाइल में आप किस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा एफ ओपन फंक्शन। क्यों यूज किया जा रहा है? टू ओपन अ फाइल। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं इसका पूरा यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फाइल कीवर्ड यूज करते हैं, FILE कैपिटल में रहेगा, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर हम एफ ओपन फंक्शन का एक पॉइंटर बनाते हैं और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि पहले आप एक फाइल का नाम लिखते हैं, कॉमा, और किस मोड में आप फाइल को ओपन करने चाह रहे हैं, यानी आर मोड में या डब्ल्यू मोड में या ए मोड में, वो मोड लिखा जाता है। fopen function is used to open a file to perform operations such as reading, writing, etc. कुछ लिखना है या कुछ उसमें से लिखा हुआ पढ़ना है, उसके लिए आप यूज करेंगे। इन C प्रोग्राम वी डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर। पहले हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद fopen फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। fopen फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू फाइल if the name of the file that has been mentioned does not exist। वैसे तो जो नाम हम फाइल का देते हैं वो नाम हम नहीं डालते हैं, मतलब इस बात का ध्यान रखते हुए ही लिखते हैं कि वो फाइल पहले से बनी हुई हो जो नाम लिखा जा रहा है। लेकिन इन केस गलती से हमने ऐसा कोई नाम डाल दिया जो नाम फाइल में नहीं था या फाइल उस नाम की बनी नहीं थी,
तो इस फंक्शन की खुद की ये जिम्मेदारी होती है एफ ओपन फंक्शन की कि फाइल बनी है तो उसे खोल देगा, और अगर नहीं बनी है उस नाम की फाइल तो वो फाइल क्रिएट भी कर देता है। और इस चीज को देखिए, 2 लाइन का सिंटैक्स आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या कहा गया कि एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करेंगे। एक नॉर्मल पॉइंटर आप क्रिएट करते हैं तो आप डाटा टाइप लिखते हैं उसका और पॉइंटर का नाम डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है इसीलिए हम कीवर्ड यूज करेंगे फाइल, पूरा का पूरा अपर केस में रहेगा। फिर फाइल पॉइंटर का लिए कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे स्टार दे दिया। और अब इस फाइल पॉइंटर से ही सारा काम होगा। तो देखिए एफ पी इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करा, एफ ओपन, ये फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला है फाइल का नाम, जो भी नाम होगा फाइल का वो डबल कोट्स में जाएगा और पूरा नाम जाएगा, माने एक्सटेंशन के साथ, कॉमा, सेपरेटर यूज करेंगे। और फिर हम उस फाइल को किस मोड में यूज कर रहे हैं, जैसे आर लिख सकते थे, डब्ल्यू लिख सकते थे, ए लिख सकते थे, या आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस लिख सकते थे। दो ये भी चीज जो मोड भी है ये भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे। तो ऐसा करते ही फाइल का पॉइंटर एक ऐसी फाइल को पॉइंट करने लगेगा। कौन सी फाइल को पॉइंट करेगा, इसका नाम यहाँ दिया गया है, और इस मोड में वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अगर सिर्फ आर दिया है तो रीड मोड में, आर प्लस दिया है तो रीड राइट मोड में हो जाएगी। बस फाइल का नाम अगर दिया है और वो फाइल पहले से बनी थी तो वो फाइल खुल जाएगी, और वो फाइल अगर पहले से बनी नहीं थी तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर किस तरह से ये एक फाइल ओपन करते हैं ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ क्लोज फंक्शन। अभी आपको बताया कि फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन यूज होता है। वैसे देखिए एक बात और भी है कि अगर आप फाइल को नहीं भी क्लोज करते हैं, मान लीजिए क्लोज करना, फंक्शन देना आप भूल गए, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने फाइल खोली है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं जी आपको फाइल क्लोज करने के लिए एफ क्लोज यूज करना है, लेकिन फिर भी हम इसको एक हैबिट बनाते हैं कि हम एफ क्लोज फंक्शन जरूर यूज करें। रीजन बिहाइंड इज कि अगर आप फाइल नहीं भी क्लोज करते हैं तो फाइल क्लोज तो हो जाती है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि फाइल का डेटा करप्ट हो सकता है, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर डेटा करप्ट हो गया या फाइल को आप क्लोज करना भूल गए तो हो सकता है कि फाइल से डेटा रिमूव हो जाए, चला जाए, वी मे लूज द डेटा ऑफ द फाइल। तो क्योंकि हम इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हमने फाइल यूज की, हमने ओपन की, हमने यूज की, और जब हमारा काम खत्म हो गया तब हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये एफ क्लोज फंक्शन होता है। इसके लिए आपको कोई करना नहीं होता, आपने फाइल पॉइंटर तो पहले ही क्रिएट किया होगा, बस एफ क्लोज के अंदर उस फाइल पॉइंटर का नाम डाल दिया जाता है। तो ये फाइल पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा होता है वो फाइल क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ गेट एस। ये डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करते हैं इसको, ये सबसे पहली चीज तो ये गेट एस लिखा है, तो गेट एस का मतलब ये कि एक स्ट्रिंग ले रहा है एक बार में, यानी पूरी की पूरी लाइन एक बार में ये ले सकता है। ध्यान रखना आपको, ये लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में चीजें पूछ ली जाती है। क्या लिखते हैं इसके लिए, हम कैर डेटा टाइप लिख रहे हैं। एफ गेट एस हमने अपना फंक्शन बनाया जो कि हमारा पॉइंटर के थ्रू हमने किया हुआ है। यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग लिखेंगे, ये स्ट्रिंग है, उसके बाद में हम इंटीजर लिखेंगे और फिर यहाँ पे कॉमा करके फाइल का नाम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा डेटा जाएगा, और ये हमारा कितना डेटा है उसका साइज, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर है तो कितने कैरेक्टर, और ये हमारी फाइल का पॉइंटर है। ये सब चीजों को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, अभी सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हर चीज के लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे। अगला फंक्शन है हमारा एफ प्रिंट एफ। वैसे तो प्रिंट एफ फंक्शन ही हम यूज करते हैं लिखने के लिए, लेकिन अगर आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन आपको यूज करना होता है। इसमें भी आपको INT एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे, फाइल का पॉइंटर लिखेंगे, कॉमा, फिर आप अपना यहाँ पे कैरेक्टर कीवर्ड देंगे, उसका आप क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब फॉर्मेट देना चाहते हैं वो देंगे, और आप जो है इसमें अपना डेटा लिख लेंगे। fprintf function writes a string into a file pointed by a file pointer, यानी जिस फाइल को हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ये स्ट्रिंग उसी में लिखता है। we write string into a file as below। जैसे आपने फाइल कैसे लिखना है, आपको fprintf फंक्शन यूज किया, यहाँ पर fp आपने अपने फाइल पॉइंटर का नाम लगाया, कॉमा, डबल कोट्स में आपको जो कुछ लिखना है वो लिखेंगे, और कॉमा, फिर आप यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम दे देंगे, या कुछ ना करें, केवल अपना फंक्शन लिखे एफ प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर फाइल पॉइंटर, कॉमा, क्या डेटा लिखना है वो डबल कोट्स में लिख के आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो किस तरह से फाइल पे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये हमने देखा। अब सी लैंग्वेज में काम करते हुए आप कितनी तरह की फाइलें एक्चुअली बनाते हैं, तो यहाँ पर हम दो तरीके की फाइलों पे काम करते हैं। एक है हमारी टेक्स्ट फाइल और एक है हमारी बाइनरी फाइल्स।
अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये दोनों नाम सुने थे कि भाई टेक्स्ट फाइल्स हैं तो उनके मोड्स डिफरेंट होंगे, बाइनरी फाइल्स हैं तो उनके मोड्स डिफरेंट होंगे. But before going to those modes or before knowing about those modes, first of all, let's get to know what a text file is and what a binary file is. Text files in C are straightforward and easy to understand. All text file functions and types in C come from stdio library. पहली बात तो बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं और एग्जीक्यूशन टाइम जो है इनको मतलब ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं. और आपको टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड जो भी काम करना है उसके लिए जो भी फंक्शंस आपको यूज करने हैं वो सारे फंक्शंस आपके stdio.h नाम की हेडर फाइल में रहते हैं. When you need text input output in a C program and you need only one source for input information and one sink for output information, you can rely on stdin and stdout. माने जब आप कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप इनपुट को स्टोर करना चाहते हैं, कोई एक सोर्स है आपके पास और एक जगह पर आप आउटपुट को डंप करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इनपुट के लिए stdin और आउटपुट के लिए stdout फंक्शंस का यूज हम कर सकते हैं. You can then use input and output redirection at the command line to move different information streams through the program. फिर बाद में हम डेटा को मूव कराने के लिए इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं या फिर हम इनपुट को या और आउटपुट को जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रीम में भी के थ्रू भी देख सकते हैं. टेक्स्ट फाइल्स आर द नॉर्मल .txt फाइल्स. देखिए नाम से ये कि टेक्स्ट फाइल है तो .txt फाइल होगी नॉर्मल. You can easily create text files using any simple text editors such as Notepad. किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड ही क्यों ना हो तो वो एक टेक्स्ट फाइल txt फाइल क्रिएट होता है. When you open those files, you will see all the contents within the file as plain text. आप जब डेटा खोलेंगे, आप उन फाइल्स को ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका जो कंटेंट्स है वो सारे दिख रहे हैं एक प्लेन टेक्स्ट की तरह, मतलब एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह आपको दिखते हैं. You can easily edit or delete the contents. इन contents को आप modify भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, remove भी कर सकते हैं. They take minimum effort to maintain, are easily readable and provide the least security and take bigger storage space. कुछ तो बहुत अच्छी बातें हुई कि मिनिमम एफर्ट, मेंटेनेंस के लिए बहुत कम एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, आसानी से आप उन्हें पढ़ सकते हैं और आपको जो है इन पे बड़ा काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन दो प्रॉब्लम भी हैं कि ये लीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर नहीं, और दूसरा कि इनको स्टोर करने के लिए आपकी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लगती है. तो ये आपको इनके ड्रॉबैक्स हैं, इनके कौन से पता होने चाहिए. अगली हमारी फाइल्स हैं बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स आर मोस्टली .bin फाइल्स इन योर कंप्यूटर, यानी .bin एक्सटेंशन से जितनी भी फाइल्स हमारी सेव होती हैं वो सारी बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं. इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, अब एक एडिटर की मदद से डेटा को प्लेन टेक्स्ट के रूप में स्टोर करें या उससे बेहतर है कि आप उसे बाइनरी फॉर्म में स्टोर करें 0 और 1 की रूप में. दे कैन होल्ड अ हायर अमाउंट ऑफ डेटा, ये कम स्पेस में ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती हैं. हालांकि ये पढ़ने में बहुत आसान नहीं होती हैं, मगर ये टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. देखिए बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में हम कहें अगर, तो टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में एक ही मतलब जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि टेक्स्ट फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जबकि बाइनरी फाइल एक एडवांस फाइल होती है. टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा लिखा है कंपाइलर को हर बार उसे कंपाइल करना पड़ेगा, यानी उसे मशीन लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से टेक्स्ट फाइल्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. जबकि वही फाइल अगर बाइनरी फाइल होती है, बाइनरी मोड में होती है, तो एक तो .bin एक्सटेंशन से सेव की जाती है, प्लस इस तरीके की फाइल्स को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के कन्वर्जन वाला काम अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि जो बाइनरी फाइल होगी उसमें जो डेटा आप स्टोर करेंगे वो डेटा ही आपका 1 और 0 के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, और जब बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा तो ट्रांसलेशन वाली जरूरत रही नहीं. तो इसी वजह से बाइनरी फाइल्स ही हम यूज करना प्रेफर करते हैं. अगर आपसे कोई पूछे भी कि भाई टेक्स्ट है और बाइनरी आप कौन सा प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली आपका आंसर जो है बाइनरी फाइल ही होना चाहिए. तो बाइनरी फाइल में आप ये सारे काम करते हैं और टेक्स्ट फाइल की तुलना में कहीं ज्यादा आपकी बेटर होती है. तो इस तरीके से ये टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में हमने बात की.
There are 6 different input-output commands in stdio.h that you can use with stdin and stdout. अब हम stdin और stdout के साथ में कौन कौन से और फंक्शंस यूज कर सकते हैं, हालांकि ये हमारे stdio.h में तो पड़े ही हैं. printf फंक्शन का यूज करेंगे ताकि आप अपने आउटपुट को एक प्रॉपर फॉर्मेट दे सकें और फॉर्मेटेड आउटपुट निकालें. scanf फंक्शन यूज करेंगे जो कि आपका फॉर्मेटेड इनपुट को एक्सेप्ट करता है. पुटएस फंक्शन का यूज करेंगे जो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने में काम आएगा, पूरा स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट होगा. गेटएस फंक्शन का यूज करेंगे जो पूरे स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज किया जाता है. पुटसी एक बार में एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराएगा और गेटसी या गेटचार एक बार में एक कैरेक्टर को रीड करता है. इसके लिए ही ये सारे फंक्शन हम यूज करते हैं. चलिए आज के लिए इसको हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा, अगली जो स्लाइड है, इसको हम फिर अगली क्लास में अपना पढ़ेंगे और देखेंगे. तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं. आप लोग भी प्लीज़ अपने लिटरेचर से रेफर करना शुरू कर दीजिएगा. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा. बस ये है कि इसको अपने लेसन को आप पढ़िए, यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको समझ लीजिए, तो आपको प्रोग्राम भी बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे. चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे.